चलो, जैसे कि लास्ट क्लास में हम बताए हुए थे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आएंगे। जिस एनएपिटअप को पढ़ा है तो उसके बाद ही हम बताए थे कि हम ना द सोल्जर यानी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ाएंगे। द सोल्जर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि लास्ट टाइम हम हाइलाइट्स बताए थे और हाइलाइट्स के अकॉर्डिंग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर लिए थे, उसी तरीके से अभी भी वही काम कर रहे हैं हम लोग और इस हाइलाइट्स के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे और किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद हम आपको इसको समझाने के बाद हम क्या करेंगे, आपको बुक पढ़ाएंगे और बुक का पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन क्लियर करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रॉक। हाइलाइट्स हमारा बन रहा है रूपर्ट ब्रॉक वॉज बॉर्न 3 अगस्त 1887 और रूपर्ट ब्रॉक जो वॉज डाइड इन, कब किए थे डाइड, 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ अ हाउस मास्टर, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ध्यान में रखना है। हाउस मास्टर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। उनके पिताजी क्या थे, हाउस मास्टर थे। कहाँ, तो रग्बी स्कूल में। डब्ल्यू बी एड्स के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यू बी एड्स जो है said that about Rupert Brooke that he was handsomest young man in England। डब्ल्यू बी एड्स कहते हैं कि ये इंग्लैंड के सबसे सुंदर नौजवान में से एक थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ही डाइड ऑफ स्पेक्टेमिया। इस वर्ड को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट में आते हैं द सोल्जर। द सोल्जर जो पोएम है वो कैसा कैसा पोएम है, तो कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव में आएगा कि द सोल्जर इज व्हाट, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में आपका पैट्रियोटिज्म पोएम है, देशभक्ति की कविता अगर लिखा रहेगा तो देशभक्ति करेंगे, वॉर पोएम रहेगा तो वॉर पोएम को ही आप आंसर करेंगे। सोनेट इज 14 लाइन्स पोएम, ये 14 लाइन की कविता है। कितनी लाइन की कविता है, सोनेट्स कितनी लाइन की कविता होती है, 14 लाइन्स की कविता होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा। और ये कौन सा फेज था जब ये कविता लिखा गया था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का समय था। और ये लड़ाई कहाँ हुआ था, लड़ाई कहाँ हुआ था, तो बैटल एट ग्रेविपोली में। ग्रेविपोली में, यहाँ ग्रेविपोली में बैटल ग्राउंड था, वो हमारा बैटल ग्राउंड या लड़ाई का मैदान कहाँ था, ग्रेविपोली में, इंग्लैंड जो है। हाँ, अब हमारे पोएम में ना बहुत बार ना इंग्लैंड वर्ड को यूज किया गया, तो हमारे ऑब्जेक्टिव में आता है कि कितने बार इंग्लैंड वर्ड को यूज किया गया, तो आप बताओगे 4 टाइम्स, 4 बार आया हुआ है। दूसरा, इंग्लिश वर्ड जो है वो कितने बार यूज किया गया इस पोएम में, तो 2 बार यूज किया गया। और रूपर्ट ब्रॉक को क्या नाम से जाने जाते हैं, वॉर पोएट के नाम से जाते हैं, वॉर युद्ध कवि के रूप में जानते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर यानी कि द सोल्जर को पढ़ते हैं, द सोल्जर को जानते हैं, द सोल्जर को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब द सोल्जर को जब कंप्लीट करते हैं तो लाइन बाय लाइन अपना अपना बुक ओपन कर लीजिए और देखिएगा कि कैसे हम आपको समझा रहे हैं। लिखिए, लाइन में देखिएगा क्या, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, that there's some corner of foreign field that is forever England there shall be। कह रहे हैं कभी कि अगर मेरी मृत्यु होनी चाहिए किसी भी अजनबी देश में, वो देश हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कविता में रूपर्ट ब्रॉक जी बोलते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हुई किसी अजनबी देश में, क्योंकि ये बैटल ग्राउंड में हो रहा था, गैरी प्रॉली में बैटल ग्राउंड था, लड़ाई का मैदान वहां था, और उस लड़ाई के मैदान में अगर वो बोलते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाती है किसी भी अजनबी देश में, तो वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, अपनी अपने मदरलैंड का हो जाएगा। तो भैया वो ऐसा क्यों बोल देते हैं, यानी कि लाइन समझ में आ रहा है, दे दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट करते हैं, अ डस्ट whom England board saved made aware gave he once her flower to her ways to roam। देखिए यहाँ पे लाइन अगर हम लोग पढ़े तो वहां पे हर को इंडिकेट किया गया है, हर को इंडिकेट किया गया, इसका मतलब हो गया कि मातृभूमि यानी कि अपना मदरलैंड, यानी कि अपनी मातृभूमि जो है वो उसको हम फीमेल होती है और फीमेल को कैसे डिनोट करेंगे, हर के अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे, तो हर के अकॉर्डिंग डिनोट किया गया है। तो कह रहा है अगला, बॉडीज ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। अब लाइन समझिएगा, ये लाइन बाय इन दैट रिचर अर्थ रिचर डस्ट कंसलेटेड a dust a dust whom England board saved made aware gave once her flower to love her ways to roam a body of England's breathing English air। कहते हैं कभी कि अगर मेरी मृत्यु किसी अजनबी देश में हो जाती है तो वो हमेशा के लिए वो इंग्लैंड का हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ना ऐसा क्यों हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि जो मेरा शरीर है वो इंग्लैंड का बना हुआ है, शरीर जो है इंग्लैंड का बना हुआ है, इंग्लैंड के द्वारा ही हमें हमें ये प्रदान है कि हमारा शरीर जो है वो इंग्लैंड का है। और जो शरीर जो है अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, जो मैं सांस ले रहा हूँ वो कहाँ का सांस ले रहे हैं, इंग्लिश एयर। इसका मतलब हो गया इंग्लैंड को एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए नेशनलिटी के हिसाब से तो इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश एयर मैं कहाँ का हवा ले रहा हूँ, इंग्लैंड की हवा ले रहा हूँ, इसलिए वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कर रहा है वॉश्ड बाय द रिवर ब्लिस्ड बाय ऑफ द सन। कह रहा है कि जो मैंने नदियों में नहाया धोया, सूरज की रोशनी को मैं प्राप्त किया, वो कहाँ, इंग्लैंड में ही प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हो गया, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का मेरा शरीर बन गया है भैया। अब किसी भी अजनबी देश में मुझे दफनाया जाएगा तो वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन जाएगा। फिर कहता है एंड थिंक, मैं सोचता हूं, दैट हर्ट ऑल इविल सेड अवे, मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। अ पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस, जो मेरा माइंड है, जो मेरा नब्ज है जो चल रहा है वो इंग्लैंड का दिया गया है, इसलिए मेरा जो शरीर बन गया है वो कहाँ का बन गया, इंग्लैंड का बन गया है। और मुझे कहीं भी क्यों ना दफना दिया जाए वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। फिर लाइंस बोलता है गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, मैं कहीं भी क्यों ना चले जाऊं, किसी भी देश में क्यों ना चला जाऊं, ये जो थॉट है, ये जो सोच है वो मेरा इंग्लैंड का दिया हुआ है। और ये इंग्लैंड का दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया मेरा इंग्लैंड का दिया हुआ है, तो मेरा भैया शरीर भी मेरा इंग्लैंड का, और कहीं भी दफना दिया जाए वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। फिर लाइंस बोलता है हर साइट्स एंड साउथ ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो कह रहे हैं कि अगर बाय द वे अगर बोल रहे हैं कभी कि मेरा जो शरीर है किस प्रकार इंग्लैंड का बना, तो बोलता है कि मेरी अपनी मातृभूमि में मैं घूमा, जगह जगह पे मैं घूमा, जितनी भी खुशियां मनाई, हंसी मजाक हुआ, दोस्तों से हंसना बोलना मैंने सीखा, वो कहाँ, मेरे स्वर्ग मेरे इंग्लैंड में मैंने सीखा। और इसीलिए मेरा जो शरीर है वो इंग्लैंड का है और इंग्लैंड का शरीर है, और इसे कहीं भी दफना दिया जाएगा तो वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो आज ये चैप्टर हम लोग द सोल्जर कंप्लीट कर लिए, और इसमें सारा का सारा हमने ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद आगे हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो होगा, वो भी VVI चैप्टर है हमारा, उसका नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, जो कि बहुत ज्यादा VVI है। आप सभी कोई इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इस सारे चीजों को अच्छे से कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। लिखने के बाद
लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को देखेंगे हम लोग। और अगर अच्छा लगे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करना, ताकि हम अच्छे से अच्छे नया से नया वीडियो बना सके, आपको नया नया चैप्टर पढ़ा सके। और अपने घर में बैठे बैठे पढ़िए और कमेंट बहुत कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय।